हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज हम पाठ 14वां देखेंगे, स्वतंत्रता के बलिदानी वीर। कौन सा? स्वतंत्रता के बलिदानी वीर। देखिए, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में अनेक वीर सपूतों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। और ये जो अंग्रेज़ी सरकार थी, इन अंग्रेज़ी सरकार के विरुद्ध स्वतंत्रता संघर्ष में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले जो क्रांतिकारी थे, इन क्रांतिकारियों में चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के नाम भी आज भी अमर हैं। और देश की आज़ादी के लिए ये क्या हो गए, हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल देने वाले इन वीर सेनानियों ने पूरे देश में जोश ला दिया है। देखिए, ये जो पाठ है, स्वतंत्रता के बलिदानी वीर, यह पाठ इन्हीं वीरों के जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रसंग हैं। इन प्रसंगों पर आधारित है। देखिए, अपना जो देश है, इस देश को आज़ादी मिली है। आज़ादी का सही अर्थ क्या है? इन जो सेनानियों ने हमारे देश को स्वतंत्रता करने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया है। अंग्रेज़ों से तो हम तो आज़ाद हो गए, परंतु क्या हमारा समाज कुछ कुरीतियों से आज़ाद हो पाया है? देखिए, अपने देश को 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली। उसमें गांधी जी के साथ साथ उनके अहिंसात्मक रवैये के साथ साथ इन स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। देखिए, अभी हम पाठ देखते हैं। मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। इसमें बसंती चोला शब्द देश के लिए बलिदान हो जाने का सूचक है ना। बसंती चोला इस शब्द का क्या अर्थ होता है कि बलिदान हो जाना, यानी इन्होंने क्या किया था, अपने देश को स्वतंत्र करने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। इसमें देश के लिए कौन सी भावना है? देश के लिए मर मिटने की भावना है। 1931 के फरवरी और मार्च, देखिए ये क्या है, इन तीनों के कुछ प्रसंग दिए हैं। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन्होंने अपने देश को स्वतंत्रता देने के लिए इन्होंने क्या क्या किया था, ये अनुभव यहाँ पर दिए हैं। तो 1931 के फरवरी और मार्च, इन महीनों में, इन दो बसंती महीनों में देश की आज़ादी के जो बलवेदी थे, वो फूल की तरह न्यौछावर होने वाले आज़ादी के परवाने थे। कौन कौन से? चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और बटुकेश्वर दत्त। इन्होंने क्या किया था? आज़ादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था। भारत को अंग्रेजी शासन से मुक्ति दिलाने के लिए जहां गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस के अहिंसावादी नेता जूझ रहे थे, यानी अपने देश को स्वतंत्रता देने के लिए, स्वतंत्र करने के लिए गांधी जी ने जो नेतृत्व किया था, उन नेतृत्व में कांग्रेस के कुछ अहिंसावादी नेता भी क्या कर रहे थे? जूझ रहे थे। और वहाँ आज़ादी की खातिर वह उग्र तरीकों पर चलकर क्रांतिकारी अपनी जानें कुर्बान करने को उतावले हो रहे थे। और ये जो क्रांतिकारी थे, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, ये क्या कर रहे थे? अपनी जानों को कुर्बान करने के लिए उतावले हो रहे थे। ये वो शहीद थे जिनके बलिदान से जहाँ अंग्रेज़ों का शासन हिल उठा, यानी इन्होंने जैसे कि अपने प्राणों को बिना कुछ हिचकिचाते हुए अपने प्राणों का बलिदान किया, तो अंग्रेजी सरकार हिल गई थी। वहाँ देश के करोड़ों देशवासियों में चेतना उत्पन्न हो गई थी। 1928 की बात है। देश के कुछ परवानों ने एक क्रांतिकारी पार्टी का गठन किया था। 1928 में ये जो कुछ क्रांतिकारी थे, इन क्रांतिकारी ने क्रांतिकारी पार्टी का गठन किया था, जिसका नाम क्या था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। कौन सा था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला के खंडहरों में एक बैठक बुलाकर चंद्रशेखर आज़ाद को इस आर्मी का कमांडर इन चीफ बनाया गया। इन्होंने जिस पार्टी का गठन किया था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी,
इस पार्टी का कौन से साल में? 1928 में। तो वहाँ पर दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान था, वहाँ के खंडरों में एक बैठक बुलाई गई और इस बैठक में चंद्रशेखर आज़ाद को इस आर्मी का क्या बनाया गया? कमांडर इन चीफ बनाया गया था। भारत के उत्तरी छोर में यानी उत्तरी भाग में आने वाले प्रांतों में अलग अलग संगठनकर्ता चुने गए। सुखदेव पंजाब के प्रमुख संगठनकर्ता थे और सभी प्रांतों के संगठनकर्ताओं में तालमेल बनाए रखने का काम भगत सिंह को सौंपा गया था। यानी संगठनकर्ता बराबर काम कर रहे कि नहीं, ये उनका तालमेल बनाए रखने का काम को किस पर था? भगत सिंह पर था। क्रांतिकारियों ने अत्याचारी शासकों के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष की राह चुनी और सिर पर कफन बांधकर उसमें वो कूद पड़े। उन्हीं दिनों ब्रिटिश सरकार ने विलायत से साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग भारत भेजा। ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था? उन दिनों में विलायत से साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग को भारत में भेजा था। क्रांतिकारी उन पर बम फेंकना चाहते थे और ये जो क्रांतिकारी थे वो क्रांतिकारी क्या करना चाहते थे? इस आयोग पर बम फेंकना चाहते थे। उनके पास धन का अभाव था, इसलिए वे इस योजना को लागू नहीं कर पा रहे थे, पर वे लाहौर में काफ़ी सक्रिय थे। यानी लाहौर में इस कार्य को वो अच्छे से वो कर रहे थे। साइमन कमीशन भारत आया। उसके विरोध में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में लाहौर में जो अहिंसक प्रदर्शन हुआ, यानी साइमन कमीशन अभी भारत आ गया क्योंकि उसको रोकने के लिए धन के अभाव के कारण वो उन्हें रोक नहीं पाए थे, इसलिए ये जो साइमन कमीशन था वो भारत में आ गया। उसके विरोध में जो लाला लाजपत राय थे, इन्होंने अपने नेतृत्व में लाहौर में जो अहिंसक प्रदर्शन हुआ था उसे दबाने के लिए अंग्रेज़ी शासकों ने हिंसा का मार्ग अपनाया और निहत्थे प्रदर्शनकारों, यानी उनके हाथ कुछ भी उनके पास ये शस्त्र नहीं था, निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर बेरहमी से लाठियों की बरसात हो गई, जिसकी चोट पंजाब केसरी लाला लाजपत राय के सीने पर भी पड़ी। और ये जो पंजाब केसरी है, लाला लाजपत राय को क्या कहा जाता है? पंजाब केसरी। इन्होंने भी यह मार सहा था और इसी चोट के कारण नवंबर 1928 में उनका देहांत हो गया था। लाला लाजपत राय का देहांत कौन सी साल में हुआ था? 1928 में। ऐसे में क्रांतिकारी देखते कैसे रह सकते थे? उन्होंने लाठियों का जवाब गोली और बम से दिया। लाठी चलाने का आदेश देने वाले जो अंग्रेज थे, पुलिस सुप्रिटेंडेंट स्कॉट, इनके धोखे में अंग्रेज डीएसपी सैंडर्स क्रांतिकारियों की गोली से मारा गया। तो इस कांड में कौन कौन था? चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु आदि ने भाग लिया था। फिर दिल्ली के असेंबली हॉल में अंग्रेज शासकों का दिल दहने वाले बम फेंका गया। फिर दिल्ली में असेंबली हॉल में बम फेंका गया और बम फेंकने वाले कौन थे? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। ये दो ऐसे प्रमुख कांड थे जिनके कारण भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और बीके दत्त यानी बटुकेश्वर दत्त आदि क्रांतिकारियों पर मुकदमा चला गया था। और देखो, ये जो चंद्रशेखर आज़ाद थे, ये ऐसे सेनानी थे जो अंग्रेज शासकों की पकड़ में नहीं आ सके और लेकिन अंग्रेज़ बुरी तरह उनके पीछे पड़े हुए थे। उन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए जासूसों की पलटन लगा दी थी और पकड़ने वालों को इनाम देने की घोषणा भी की गई थी, क्योंकि ये कांड में कौन थे? चंद्रशेखर आज़ाद भी थे। और अंग्रेज़ सरकार ने क्या किया था? उनको पकड़ने के लिए एक टीम भेजी थी और उन्हें पकड़ने वालों को क्या इनाम दिया जाता था? इनाम देने की घोषणा की जाती थी। आज़ाद ही इन सब कांडों के सूत्रधार थे। चंद्रशेखर आज़ाद का यह प्रण था कि जीते जी अंग्रेज़ों के हाथ वे नहीं आएंगे। फिर 27 फरवरी 1931 का दिन सुबह का समय था और इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में, कौन सा? इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद एक साथी के साथ किसी योजना के विचार कर रहे थे। तभी क्या हुआ कि एक भेदिए की सूचना पर सशस्त्र पुलिस ने आज़ाद को यानी चंद्रशेखर आज़ाद को घेर लिया और घेर कर उन पर एकाएक गोलियों की बौछार कर दी। पहली गोली उनकी जांघ में लगी
पलक झपकते ही उन्होंने मोर्चा संभाला और कई मिनट तक वे अकेले ही पुलिस पर वार करते रहे। देखो कितने सशस्त्र सेनानी थे। आखिरी गोली उन्होंने अपने ऊपर चलाकर अपना प्रण निभाया। यानी जैसे कि उन्होंने प्रण लिया था कि वे जीते, जो वो अंग्रेज़ों के हाथ में नहीं आना चाहते थे, उन्होंने अपने आप को अपने ही हाथों से गोली चलाकर अपना यह प्रण निभाया। इस तरह 25 वर्ष की छोटी उम्र में ही वो सदा के लिए सो गए। देखिए, अपने देश को स्वतंत्रता करने के लिए इन सेनानियों ने अपने प्राणों का बलिदान कैसे किया था। भगत सिंह और क्रांतिकारियों के मुकदमे का फैसला तो 7 अक्टूबर 1930 को ही सुना दिया गया था कि इस फैसले में सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी की सज़ा सुनाई गई और क्रांतिकारियों को काली पानियों की सज़ा और दो को क्या दिया गया, कारावास की सज़ा सुनाई गई थी। अब की शहादत से देशवासियों का खून बेहद खौलने लगा और देश में रहने वाले लोगों का, ये जो देशवासी थे, उनका खून बहुत खौलने लगा। इससे बौखलाकर अंग्रेज सरकार ने ताक पर रखकर निर्धारित तारीख से पहले ही चुपचाप 3 क्रांतिकारियों को, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी। यानी उन्होंने उनको बिना बताए हुए उनको क्या दी गई, फांसी दी गई। यह मनहूस दिन कौन सा था, सन 1931 का। और दिन कौन सा था, 23 मार्च 1931 को इन तीनों को अंग्रेज सरकार ने फांसी दे दी। उसी समय ये तीनों वीर केवल 24-25 वर्ष के जवान थे। तब उनकी आयु कितनी थी, 24-25 साल की। अंग्रेज शासकों ने एक पागलपन और किया कि इन क्रांतिकारियों को की लाशें भी उनके संबंधियों को नहीं दी, बल्कि उन लाशों के टुकड़े टुकड़े कर उन्होंने क्या किया था कि उन रावी नदी के किनारे मिट्टी का तेल छिड़ककर उनको फूंक दिया। अंग्रेज सरकार ने इतनी बेरहमी से क्या किया था, उनको फांसी तो दी थी, मगर उनके जो संबंधी थे, सगे संबंधी, उनको उनकी लाशें भी नहीं दी थी। और उन्हें क्या किया, उनके टुकड़े टुकड़े करके वहाँ पर जो नदी थी, रावी नदी, उस नदी में मिट्टी का तेल छिड़ककर उसको फूंक दिया था। फिर अगली दिन भारी संख्या में नगरवासी बहुत चिढ़ गए थे और नगरवासियों ने वहां पहुंचकर शहीदों को अंतिम श्रद्धांजलि दी और उनकी ठीक से क्या की, अंतिम दाह क्रिया की। इस खबर से समूचे देश में, यानी पूरे देश में कोहराम मच गया था, है ना। और हड़तालें हुई, सरकार बहुत ही क्या हो गई, सरकार थर गई। पर उसने कुटिल चाल चलकर इस तनाव को हिंदू मुस्लिम दंगे का रूप दे दिया। फिर अंग्रेज सरकार ने इन चालों को क्या किया कि यहाँ पर ये जो हिंदू मुस्लिम के दंगे को इसका स्वरूप दे दिया। यह दंगा आपसी झगड़ा था, इसे भी शांत करना जरूरी था। गणेश शंकर विद्यार्थी सांप्रदायिक एकता बनाए रखने के प्रयास में धर्मांध भीड़ के हाथों 25 मार्च 1931 को शहीद हो गए। इसी दंगे को शांत करने के लिए ऐसे थे वे दिन जब देश के परवानों ने अपनी जान की बाजी लगाकर आज़ादी के लिए वर्षों तक संघर्ष किया, जेलें काटी, लाठियाँ झेली, गोलियाँ खाई अथवा शहीद भी हो गए। बसंती चोले पहनकर गुनगुनाते मस्तों का टोला वास्तव में अपने पीछे अपनी अमर कहानियाँ छोड़ गया। आज भी उनकी कुछ पंक्तियाँ वातावरण में गूंज रही हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सच तो यह है कि 15 अगस्त 1947 को हमें जो आज़ादी मिली, उनमें इन उग्र स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष की भूमिका अत्यंत, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इनकी वजह से हम जो स्वतंत्रता का अनुभव कर रहे हैं, किसकी वजह से, इन्हीं क्रांतिकारियों ने अपने जो प्राणों को न्यौछावर किया था, अपनी जानों की जो बाजी लगाई थी, इनकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, आज़ादी का अनुभव कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। ये पार्ट अच्छे से समझ लीजिए और शब्दों के अर्थ अपनी नोटबुक में लिख लीजिए।